हरियाणा की खट्टर सरकार बच गई है। कांग्रेस के द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 32 के मुकाबले 55 मतों से गिर गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के विधायकों से अपील की थी कि अगर वे किसानों के साथ हैं तो खट्टर सरकार के खिलाफ वोट करें, मगर 55 विधायकों ने उसे नहीं सुना। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कृषि कानूनों को लेकर विधानसभा में काफी हंगामा भी हुआ। 90 सदस्यों वाली हरियाणा की विधानसभा में 2 सीटें खाली हैं। ऐसे में 88 सदस्यों की मौजूदगी में खट्टर सरकार को 45 विधायकों की जरूरत थी। बीजेपी के पास अपने 40 विधायक हैं, जबकि जेजेपी के 10 विधायक और 7 निर्दलीय विधायकों में से 5 ने उसकी सरकार को समर्थन दिया हुआ है। कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी के एक विधायक का भी उसे समर्थन हासिल है। अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव से ये पता चल जाएगा कि कौन सा विधायक सरकार के साथ खड़ा है और कौन सा किसानों के साथ। बीजेपी जेजेपी के भीतर कृषि कानूनों को लेकर किसानों के समर्थन में न खड़े होने को लेकर जबरदस्त उथल पुथल थी, इसलिए अविश्वास मत को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने समर्थकों को जोड़े रखने में कामयाब हो गई है और समर्थक दल भी अभी सत्ता का लाभ छोड़ने के मूड में नहीं है। तो विश्वास मत का या अविश्वास मत का जो परीक्षण था, ये पूरी तरह से इस बात पर तय होना था कि हरियाणा विधानसभा के कितने विधायक किसानों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों के पक्ष में खड़े हैं, उसके लिए अपनी विधायकी की कुर्बानी दे सकते हैं, मंत्री पद छोड़ सकते हैं, सरकार में हिस्सेदारी छोड़ सकते हैं। ऐसा लगता है कि 55 विधायक जो कि पहले से ही सरकार के साथ थे और उनमें से कोई भी विधायक इस मूड में नहीं है कि किसानों के लिए इन चीज़ों का बलिदान करें, इन चीज़ों का त्याग करें। तो बहुत स्पष्ट कर दिया है कि किसानों का जो दबाव पड़ रहा था विधायकों पर, अभी वो इतना विधायक दबाव नहीं है कि विधायक मजबूर हो जाएं सत्ता कुर्सी विधायकी छोड़ने के लिए। ये किसानों के लिए, संघर्षरत किसानों के लिए भी एक संदेश है कि उन्हें अपने आंदोलन की धार और तेज करनी पड़ेगी। इन विधायकों को और भी ज़्यादा दबाव में लाना पड़ेगा। जो रणनीति वो बहिष्कार और गांव से खदेड़ने की अपना रहे थे, केवल उतने से काम नहीं हो रहा है। इन विधायकों को रास्ते पर लाने के लिए, अपने आंदोलन से पूरी तरह जोड़ने के लिए, और जो आंदोलन विरोधी हैं जैसे हरियाणा की खट्टर सरकार है या केंद्र सरकार है, उसके खिलाफ इन्हें लामबंद करने के लिए उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। तो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के गिरने का मतलब ये तो है ही कि खट्टर सरकार के पास अभी बहुमत है और वो सरकार में कायम है, लेकिन ये भी एक संदेश इससे निकल रहा है कि बहुत सारे विधायक अभी डावाडोल स्थिति में हैं, लेकिन फैसला करने की मोड़ पर नहीं पहुंचे हैं कि उन्हें इस सरकार के साथ चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। हो सकता है उन पर बहुत सारी एजेंसियों का दबाव हो, सीबीआई या इनकम टैक्स, ईडी वगैरह का दबाव हो, या लालच दिया गया हो सत्ता बीजेपी के हाईकमान की तरफ से, या कोई आश्वासन ऐसा दिया गया हो कि आप चिंता मत कीजिए, हम इस किसान आंदोलन को अपने ढंग से हैंडल कर रहे हैं और आपको राजनीतिक नुकसान अंततः नहीं होगा, आप सत्ता में बने रहिए और आगे भी सत्ता की मलाई आपको मिलती रहेगी। तो जो राजनीतिज्ञ हैं वो ये सारे कैलकुलेशन करके ही चलते हैं और उन्हें अभी आज की तारीख में ऐसा नहीं लगा है कि सरकार से बाहर निकलने से उनकी राजनीति चमक सकती है या उनकी सत्ता में लौटने की गुंजाइश बेहतर बन सकती हैं। इसलिए ये सारा कैलकुलेशन पूरा सत्ता की राजनीति का है और उसमें अभी किसान उतने प्रभावशाली नहीं हुए हैं, इतने शक्तिशाली नहीं हुए हैं कि हरियाणा जैसे राज्य में जहां उनका आंदोलन जोरों पर है वो सत्ता के समीकरण को प्रभावित करे। तो ये किसान आंदोलन की एक नाकामी भी है, लेकिन ये उनके लिए चुनौती भी है और एक सबक भी है कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में बीजेपी से आमने सामने
की लड़ाई लड़ रही तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान ममता ने पैदल रोड शो भी निकाला और इसमें बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद दिखे। ममता के खिलाफ बीजेपी ने ममता के ही पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी को चुनाव मैदान में उतारा है। शुभेंदु कल पर्चा भरेंगे। नंदीग्राम बंगाल के चुनावी घमासान का केंद्र बनता जा रहा है। इस सीट पर 70% हिंदू और 30% मुस्लिम मतदाता हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश पूरे बंगाल में हिंदू मतदाताओं के ध्रुवीकरण करने की है और ममता इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं। इस सीट से विधायक रहे शुभेंदु ने ममता को चुनौती दी है कि वो ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे, वरना राजनीति छोड़ देंगे। शुभेंदु ने आज भी ममता बनर्जी पर हमला बोला। शुभेंदु ने कहा है कि अगर ममता आएंगी तो हिंदू सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसके साथ ही ममता पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल ममता इंशाअल्लाह और खुदा हाफिज का जाप नहीं करती हैं। वहीं इससे पहले मंगलवार को ममता ने बीजेपी को चेताया था कि वो उसे हिंदू धर्म न सिखाए। मंगलवार को ममता नंदीग्राम में थी और मंच से चंडी पाठ सहित कई देवी मंत्रों का जाप करके उन्होंने बीजेपी के द्वारा उन्हें हिंदू विरोधी बताने की कोशिश का ये कहकर जोरदार जवाब दिया था कि वो भी एक हिंदू लड़की हैं। तो ये पश्चिम बंगाल की राजनीति का दुर्भाग्य है, पश्चिम बंगाल के मतदाताओं का दुर्भाग्य है कि इस चुनाव में उन्हें जो अपने विकास, अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाना, एक बेहतर सुशासन की उम्मीद रखना, इन तमाम मुद्दों पर वोट नहीं करना है। उन्हें हिंदू मुसलमान के आधार पर वोट करना है। पूरी राजनीति को, चुनावी राजनीति को इस तरह से विषाक्त और गंदला कर दिया गया है। बहरहाल नंदीग्राम का संग्राम इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा और अपनी पूरी ताकत यहां पर लगा दी है। नंदीग्राम से पहले शुभेंदु अधिकारी चुने जाते रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता के तौर पर, लेकिन चूंकि उन्होंने पार्टी से विश्वासघात करके बीजेपी से हाथ मिला लिया है, इसलिए ममता बनर्जी सीधे उनके खिलाफ यहां चैलेंज करते ही उतर गई हैं। पहले वो 2 सीटों से लड़ना चाह रही थी, अपनी पुरानी सीट भवानीपुर से भी, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि नहीं, वो 1 सीट से लड़ेंगी और यहीं से लड़ेंगी। तो अब ममता बनर्जी को यहां से जीतना बहुत जरूरी हो गया है इस लड़ाई का। लेकिन ममता बनर्जी का ये संदेश पूरे राज्य में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास भी जाएगा, उनके अंदर भी जुझारूपन भर सकता है और नंदीग्राम की लड़ाई जो है एक तरह से पूरे पश्चिम बंगाल की लड़ाई का एक प्रतीक बन गई है कि शुभेंदु अधिकारी जो कि तृणमूल छोड़कर और बीजेपी की भाषा में बात करने लगे हैं, बीजेपी से मिलकर, तो ये जो लड़ाई है वो कौन जीतता है, ये बड़ी निर्णायक लड़ाई है और बड़े ही पश्चिम बंगाल की राजनीति को परिभाषित करने वाली लड़ाई है। तो जाहिर है कि पूरे चुनाव का फोकस अब नंदीग्राम में रहेगा, लेकिन ये ममता बनर्जी को कई मामलों में डिफेंसिव भी कर सकता है। इस सीट पर जीतने का इतना दबाव रहेगा उनके ऊपर कि बाकी जगह वो चुनाव में प्रचार में कितना फोकस कर पाएंगी, ये भी एक उनके लिए सोचने की बात है। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं जो बीजेपी ने उनके सामने खड़ी कर दी हैं और सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि उन्हें हिंदू विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उन्हें अहिंदू के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम परस्त के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है और इसकी काट वो चंडी पाठ, मंत्र जाप, शिव मंदिर में जलाभिषेक करके और इस तरह के अपने को खुद ब्राह्मण बताकर कर रही हैं। इसमें ये कितनी कामयाब होती हैं, ये चुनाव नतीजों से ही हमें पता चल पाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।